आज़ाद आज़ाद लिखा हुआ सट गया। क्या क्या? हाँ? इसमें मगर उनकी पुष्ट पर तहकीक और तारीख के मामलात। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो।
वह सिन्फें जो एक्सट्रीम पर्सनल होती हैं, कि जो ज़ाती चीज़ होती है वह भी पब्लिक होती है, एक वक्त आता है। तो ये डायरी वैसी ही सिन्फ है। डायरी जब लिखी जाती है तो किसी भी आदमी को ये मालूम नहीं है कि ये पब्लिक होगी। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी डायरी लिखी हो, लिखने की कोशिश की हो। तो रोज़ाना के तअस्सुरात लिखे जाते हैं। आदमी दिन भर अपनी मशगूलियात से फारिग होकर रात में जब सोने जाता है तो उसको ख्याल आता है कि आज मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया। कभी कभी कोई ऐसी किसी से मुलाकात हुई हो, किसी से बात हुई हो, कोई बहस मुबाहसा का मौका आया हो, किसी मजलिस में गए हों, उनके तअस्सुरात आदमी लिखता है। ये एकदम एक्सट्रीम पर्सनल होते हैं, इसलिए डायरी को जो डायरी लिखता है वो बड़ी हिफाजत से रखता है। ये भी ध्यान में रखता है कि उस पर किसी दूसरे की नज़र न पड़े, है ना। मुस्कुरा रहा है लोग, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अब ये पहला यही सवाल है कि आदमी लिखता क्यों है। जब उतना घबराता है कि वो पब्लिक होने से मसाइल पैदा हो जाएंगे तो वो लिखता क्यों? कोई बताएगा? जिन्होंने लिखी होगी डायरी वो तो बताना चाहिए उनको। एक कॉज इन्होंने बताया कि अपना जायजा लेने के लिए, कि एक दूसरी बात यह है, बिल्कुल दूसरी बात है कि वह बातें जो किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं वो लिख देते हैं। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के लिख दिया कि उस बात की हिफाजत कम से कम हो गई, हमारे दिल में वो बात थी वो बाहर आ गई। ये डायरी के दो जो इम्पोर्टेंस है, ये दोनों इन्होंने, आगे बैठते हैं लोग अक्ल की बात बता दी। ये डायरी का दो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये, और इसका कुछ और एक्सप्लेनेशन हुआ कि डायरी लिखी गई तो अब ख्वाजा हसन निज़ामी ने ख्याली डायरी लिखना शुरू किया। अब वो तो गदर के वक्त पैदा ही हुए, लेकिन उन्होंने लिखा कि बहादुर शाह का रोज़नामचा, और जो तारीख़ी वाक़यात थे, तारीख़ी किताबें थीं, उनको सामने रखकर और उनकी डायरी बनाने की कोशिश की कि अगर वो लिखते तो क्या क्या लिखते। तो एक, और चूँकि इतने लोगों की उन्होंने डायरियाँ लिखी कि ये एक मकबूल चीज़ हो गई। लेकिन जब आप उर्दू की तारीख़ देखिएगा तो अब जैसे फ़ारसी में गालिब ने डायरी लिखी, गदर के वाक़यात हैं, बिल्कुल। अब वो डायरी इसलिए इम्पोर्टेंट है
कि उसका ज़माना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि गदर क्या बिल्कुल चलती फिरती तस्वीर है, कैद घरों में कैद हैं और उस वक्त वो डायरी लिख रहे हैं, छोटे छोटे वाक़यात, दो दो तीन तीन जुमले में कोई बात है वो उन्होंने लिख दी। तो डायरी का एक तरह से अगर पस मंज़र उसको मिल जाए, शख्सियत वैसी हो जाए, तो वो उसका हिस्टोरिकल वैल्यू भी हो जाता है। इकबाल ने जो डायरी लिखी वो तो अंग्रेज़ी में लिख रहे थे और ज़्यादा नहीं है, कुछ दिनों उन्होंने लिखी डायरी, उसके बाद छोड़ दी। लेकिन फिर इकबाल की वफ़ात के बाद लोगों ने उसे तलाश किया और वो 30-35 सफ़े की डायरी है, लेकिन वो एस्ट्रे रिफ्लेक्शंस के नाम से इकबाल ने वो लिखा था, वो नाम भी दिया था। तो इसका बिखरे ख्यालात और आके परेशान, दो नामों से इसका तर्जुमा हुआ। अब्दुल माजिद दरियाबादी ने मौलाना मोहम्मद अली की डायरी शाये करने की कोशिश की, मोहम्मद अली एक ज़ाती डायरी। तो इस तरह से हमारे यहाँ कुछ डायरियाँ छपी हैं। डायरियों का इम्पोर्टेंस सिर्फ इसलिए है कि एक तो पर्सनलाइज्ड अकाउंट हैं, दूसरा ये कि हम अक्सर डायरी में दिल में जो सच बात होती है वो लिख दी जाती है। जो लोग डायरी लिखते हैं, जिनके पास डायरी है, तो डायरी की तारीख बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है कि जिनके यहाँ से डायरी मिलेगी, मौत हो गई उसके बाद आपने डायरी निकाली, तो उस डायरी में भी कभी जैसे आज का कोई मामला है उसने लिख दिया, जो किसी से नहीं कह सकते थे वो लिख गए। उस वक्त उसका असर ज़्यादा था, लेकिन 4 दिन के बाद समझ में आया कि अगर यह बात किसी को मालूम हुई तो ये मुश्किल पड़ जाएगी। तो डायरी, हर आदमी की डायरी की ये तारीख है कि उसमें से बाज़ औराक फाड़े होते हैं। बाद में जब होश आया तो डायरी और ख़त में ये बड़ा मसला है। ख़त के साथ फ़ायदा ये है कि अगर आपने लिख दिया और भेज दिया तो वो अब जैसे बंदूक की गोली होती है, निकल गई, अब आपके हाथ में नहीं है कि लौट सकें लेकिन डायरी में ये सहूलत होती है कि चूँकि वो आपके पोजीशन में है, तो 10 दिन के बाद, 2 महीने के बाद आपने रिव्यू किया कि यह बात दुनिया में रहनी चाहिए या नहीं, या इसको ज़ाय कर देनी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि इसको डायरी के औराक फाड़ दिए जाते हैं। लेकिन ज़ाती तअस्सुरात के लिए, और कोई मोहतरम आदमी है, कोई बड़ा दानिश्वर है, बड़ा मुसन्निफ़ है, बड़ा सियासतदान है, अगर वो ज़ाती तअस्सुरात लिख रहा है तो वो बाद में उसका हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत होता है। इसलिए डायरी को एक अदबी सिन्फ के तौर पर पढ़ाया जाता है और दुनिया भर में ये रिवाज है। अब ये इकबाल की जो डायरी है उसमें एक जगह उन्होंने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम लिखा है, अंग्रेज़ी का रूमानी शायर था, उस लिखा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने मुझे मुल्हिद होने से बचा लिया। विलियम वर्ड्सवर्थ खुद मुल्हिद है। मुल्हिद किसे कहते हैं? देखिए, दीन से भाग जाने वाला, दीन को छोड़कर निकल जाने वाला, दीन से का इनकारी। तो उसने लिखा कि भाई अब ये इकबाल जैसा आदमी, जिसको आप शायर इस्लाम समझते हैं, इस्लाम के अहवाल से वाकिफ़ हैं, उनके मजहबी ख्यालात आप समझते हैं, लेकिन वो खुद कह रहा है कि मैंने वर्ड्सवर्थ को जब पढ़ा तो मुझ पर जो बेदीनी का दौरा था वो ख़त्म हो गया और मैं इस्लाम की तरफ चला आया। तो ये कितनी पेचीदा बात है कि एक शायर को एक तो ये पता चलता है कि इकबाल पर कभी कुफ्र और इल्हाद का दौरा पड़ा था, तशकीक में मुब्तला थे। दूसरा ये मालूम होता है कि इकबाल ने जब अंग्रेज़ी शायरी पढ़ी और वर्ड्सवर्थ के अशार पढ़े
तो उनको समझ में आया कि खुदा पर यकीन बढ़ा और उन्होंने लिखा कि कुरान पढ़ के हमने ये पाया, सीखा। तो अब ये डायरी ऐसी चीज़ है कि फौरी तौर पर उनके जो तअस्सुरात थे वो सामने आ गए। तो बहुत ये कीमती सिन्फ है, और ज़्यादा नहीं, और धीरे धीरे जैसे ख़त ख़त्म हुआ उस तरह से ये सब सिन्फें भी ख़त्म हुई।
क्या? हाँ हाँ, चौथी है कॉन्फ्रेंस।
फिलहाल वो तो पीछे एक कॉपी है, पहले की कॉपी है, देखो कोई और सीन्स बची है। हाँ
नहीं किए होगे तो ये सब होगा। हाँ क्या? कहाँ से ट्रेनिंग किया तुमने? तो देखो इनका कॉलेज ज़्यादा अच्छा होगा पढ़ने में। तो जहाँ भी मतलब ये एक चैप्टर होता है, बीएड क्या डीएलएड में भी रहता है, कि जिसको कहते हैं टेस्टिंग एंड इवेलुएशन रहता है। ये पढ़ाई नहीं है ठीक से तो क्या करेगा। तो टेस्टिंग एंड इवेलुएशन ये पूरा चैप्टर होता है। एक लेवल पे जाके आपको वो किताब भी उस पे मिलती है। तो किसी को भी जब पढ़ाते हैं तो उसका टेस्ट कैसे लेंगे, उसको इवेलुएट कैसे करेंगे, उसका पूरा एक सिस्टम हमारे यहाँ है। उसका सबसे मोटा सिस्टम है जो एग्जामिनेशन है। लेकिन जब क्लास में टीचर आपसे पूछता है वो भी टेस्ट है, यूनिट टेस्ट भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, वन लाइनर भी है, ऐसे टाइप सब इसके हज़ारों पैटर्न हैं। उसमें भी लेवल भी मुतय्यन किया जाता है कि क्वेश्चन, अब 100 क्वेश्चन बनाना है तो अगर 100 का 100 उतना ही मुश्किल सवाल पूछ दिया गया तो दिक्कत होने लगेगी कि एग्जामिनेशन हॉल में 2-4 आदमी बेहोश होके गिरेगा। ये भी एक बड़ा मसला होता है कि सवाल जब बनाइए तो इतना ध्यान रखिए कि कम से कम कलम तो चलने लायक हो। जो नहीं भी पढ़ा है 2 क्वेश्चन बना दे। तो ये होता है कि भाई कुछ बना सकता हो, तो अब होता है कि उसमें 50% मुश्किल सवाल हो, 50% हल्के सवाल हो, तो मिक्स सवाल बनाया जाता है। लेकिन मिक्स सवाल भी बनाया जाएगा तो ये ध्यान में रखा जाएगा कि हर सेक्शन में 2-4 ऐसे सवाल हों जो मुश्किल हों। उसके फ़ायदा ये होता है कि आम स्टूडेंट और अच्छे स्टूडेंट में फ़र्क पता चलता है, और रिजल्ट तो अच्छे स्टूडेंट का ही होना है। जो जनरल भीड़ में है उसका रिजल्ट, उसको नौकरी नहीं मिलती है जल्दी, बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो अच्छे स्टूडेंट को पकड़ने का ये पैमाना है कि उसको हर सेक्शन में 2-2, 4-4 सवाल आप मुश्किल डालते जाइए। उसमें से जो एक एक बनाते चला जाएगा उसका वो क्वालिफाई करेगा। जो पिछली बार बिहार में स्टेट का इम्तहान हुआ था, आप लोगों में से तो किसी ने दिया नहीं होगा, दिया है ना? तो उसमें देखा होगा ना कि क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, एक नया रिजल्ट निकला कि क्वालिफाई कर दिया लेकिन कहा कि मेरिट लिस्ट में आप नहीं। मेरिट लिस्ट में नहीं है तो उसने गारंटी नहीं ली कि आपको नौकरी देगा। क्वालिफाई इसलिए किया कि आपको उसने बना दिया था कि इतना 55% पे आपको पास करना है, 55% आ गया, लेकिन नौकरी की गारंटी वो नहीं देता है। तो ये एक अलग हुआ। तो इसी में जब तक परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका नहीं बढ़ता है तब तक कहीं कोई रास्ता नहीं होता है। तो ये इम्तहान भी, क्वालिफाइंग इम्तहान को भी कभी भी केयरलेसली नहीं, हमने वैसे लोगों को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी फेल करते देखा है और बड़ा अफसोस। अब वो पूरा चांस चला गया आपका। तो जहाँ 30 नंबर में पास करना है भाई, 60 का टारगेट रखोगे, 60 आ जाए, कोई बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी? जिसको 90 नंबर आ जाएगा अगर क्वालिफाइंग में, तो बेइज्जती तो नहीं ना होगी, अच्छा ही होगा। तो सिर्फ पासिंग मार्क्स का नुक्ते नज़र नहीं रखना चाहिए। और आपको भी अच्छा लगेगा कि अच्छे मार्क्स के साथ हम जब जाइएगा, आप कल होके क्लासरूम में जाइएगा तो आपका भी हौसला बढ़ेगा कि भाई हम कोई कमज़ोर तालिब इल्म के तौर पर कंपटीशन से पास होके यहाँ नहीं आए। तो वह टीचर, उसका जो मोरल होता है बड़ा हाई होता है। और क्लासरूम में वो, जिसको आपने पढ़ा होगा तो ये बीएड में तो ये भी पढ़ा होगा कि क्लासरूम का मास्टर कौन होता है, मालिक कौन होता है। टीचर की खुसूसियात जब बताते हैं तो
एक खुसूसियत, सबसे जो पॉपुलर खुसूसियत है कि बहुत फ्रेंडली होता है, होना चाहिए। लेकिन उसकी एक खुसूसियत ये भी होती है कि वह क्लासरूम का मास्टर होता है, मालिक होता है। क्योंकि क्लास को कैसे चलना है अगर दूसरा तय करने लगे तो यहाँ 20 आदमी है, 20 आदमी के माइंड से अगर कभी कभी कोई ऐसा टीचर होता है जो बड़ा लीनियंट होता है, शरीफ आदमी होता है, तो कभी कभी बच्चे उसको ऐसे बहकाते हैं। एक आदमी ने कहा कि भाई ये पढ़ा दीजिए, एक आदमी ये कर दिया, वो कर दिया। मालूम होगा कि भाई टीचर का ये भी काम है कि अगर 1 घंटा पढ़ाना है तो 1 घंटे में जो पहले से डिसाइडेड है कि क्या पढ़ाना है उसका पूरा हिस्सा भी तो मुकम्मल हो जाए। तो उस दिन तो नहीं होगा जब बच्चों के हिसाब से आप चलने लगे। तो बच्चों की ज़रूरियात को बच्चों से भी समझिए, लेकिन डिसाइड तो आप कीजिएगा। तो इसीलिए आप मास्टर हैं। नहीं तो अगर रूल बच्चे का चलने लगे तो वो क्लासरूम हो जाएगा मार्केट, बाजार बन जाएगा। तो लेकिन वह टीचर जो मास्टर होता है, अगर वो ब्रिलियंट नहीं है पढ़ने में, उसका रिजल्ट एक्सीलेंट नहीं होता है, तो क्या वह टीचर अपने बच्चों के लिए इंस्पायरिंग हो सकता है? वो बाइसे तरगीब हो सकता है कभी कि भाई उसको सीख के रोल मॉडल वो बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इसीलिए ये जब भी एग्जामिनेशन दीजिए तो इतना सीरियसनेस रहना चाहिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। जब मैदान में उतरे हैं तो ये आखिरी आदमी भी सेलेक्ट होता है, एक वोट से भी जीतता है और 5 लाख से भी जीतता है। तो जब मैदान में उतरे तो इसका ख्याल रखें। इसीलिए जो हिस्सा हो, क्वालिफाइंग हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन एक्सीलेंट उसमें मार्क्स आने का प्रोविज़न जब है तो आप लाइए, इसका ध्यान में रखिएगा। तो आपको कल होके आपको जिस टीचिंग में जाना है उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ क्लासरूम में उर्दू की भी। ये याद रहना चाहिए कि एग्जामिनेशन भले जीएस का दे रहे हैं, लेकिन उस जीएस का कोई काम वहाँ नहीं पड़ेगा। क्लासरूम में आपको जो 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उसमें कोई जीएस जैसा सब्जेक्ट नहीं होता। तो ये पढ़ा हुआ आपको बहुत काम आएगा और अच्छा खासा आपकी मदद करेगा। फिर ये भी होगा कि आपको ये भी समझ में आएगा कि कोई छोटा सा कोर्स है तो उसको कितना ब्रेकअप उसका हो सकता है, छोटे छोटे हिस्से कैसे निकाले जा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली तो टीचर की ज़िंदगी स्कूल में पढ़ाएगा तो 40 मिनट 45 मिनट का क्लास है, तो उतने ही सेगमेंट में आपकी ज़िंदगी चलती है। आप दुनिया का कोई टॉपिक हो, आपको उतने में उसे मुकम्मल करना है। स्टूडेंट का इवेल्युएशन भी करना है, स्टूडेंट का से इंटरेक्शन भी करना है, और जो नॉलेज का ट्रांसमिशन है वो भी मुकम्मल कर लेना है। तो अब 40 मिनट का 45 मिनट का सेगमेंट कॉलेज में आइए तो 50 मिनट, कहीं 55 मिनट का, बहुत सारी जगहों पे 1 घंटे का रहता है सेगमेंट, इससे बड़ा नहीं होता है। तो उतना सेगमेंट के हिसाब से ही टॉपिक को ब्रेकअप उसका बनाया जाता है। अब ऐसा आपने टॉपिक लग दिया कि भाई अब जो होता है कि हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट, अब मालूम हुआ कि 40 मिनट में पढ़ा देना है। आप कोई उसका एक हिस्सा ही लीजिएगा तो पढ़ा सकते हैं। अब ये रिपोर्टाज एक चीज़, बहुत छोटी सी चीज़ है। उर्दू में ये कोई बहुत, दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में ये कोई बहुत पावरफुल सिन्फ नहीं है। तो एक होता है हम लोग अखबार में रिपोर्ट पढ़ते हैं, रोज़ का कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता रहता है हमारी ज़िंदगी में, दुनिया में, जिसकी खबर हम लोग अखबार में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर फलां जगह गए, फलां तकरीब हुई, फलां जगह कुछ हुआ, इसकी खबरें हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो हम जब खबर आज हमने पढ़ ली तो क्या कल हमको वो खबर याद रहती है? बहुत जोर डालेंगे तो कुछ बातें याद आएंगी। तो अखबार की लाइफ एक दिन की होती है, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, कुछ उसमें ऐसी बातें होती हैं
जिसकी लाइफ एक दिन की नहीं थी। अखबार का रिपोर्टर है वो ट्रेंड रिपोर्टर है, उसको जो सड़क सफाई का भी रिपोर्ट करनी है और किसी बड़े इंटेलेक्चुअल की तकरीर है उस पर भी, और किसी सियासतदान की तकरीर पे भी, सब पे रिपोर्ट वो करता है। तो जैसे जो जनरलाइज्ड रिपोर्टिंग होती है उसमें डेप्थ नहीं हो सकता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग होगी तो उसमें डेप्थ रहेगा। अब कोई बड़ा ज्योग्राफर आया है और वो अपनी बात कह रहा है, तो अगर कोई ऐसा रिपोर्टर है जिसने ज्योग्राफी में एमए किए हुआ है, ज्योग्राफी की कुछ पढ़ाई बुनियादी की हुई है, तो वो तो कुछ उस बात को गहराई से लिख सकता है। उसी तरह से आम तौर से अफसाना निगारों ने, नावल निगारों ने कोशिश की कि हम किसी वाक़े को ऐसे दिलचस्प अंदाज में लिखें, कभी मजाक डालें, कभी तंज उसमें पैदा करें और उसको लाइव बनाने की कोशिश करें कि पढ़ने वाले को लगे कि मेरी आंखों के सामने से ये वाक़या हो रहा है। तो यह जब होता है तो इसी को कहते हैं रिपोर्टाज। ये हर ज़बान में है और ये फ्रांसीसी लफ्ज़ है रिपोर्ट से। रिपोर्ट तो हम लोग जानते हैं, लेकिन जी तो रिपोर्टाज, ये 3 नुक्ते वाली जे, बड़ी जे का इस्तेमाल इसमें होता है, तो ये रिपोर्टाज है। और उर्दू में रिपोर्टाज की सारी जो, तो 2 चीज़ के लिए पढ़ते हैं। एक तो क्रिश्चियंदर का पौधे, उस उन्वान से जो उन्होंने रिपोर्टाज लिखा, ऐसी जिंदा किताब है कि उसके हवाले से क्रिश्चियंदर को याद किया जाता है। और उसी तरह से सज्जाद ज़हीर ने जब तरक्की पसंदों की पहली कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, तफसील से उस पर लिखा, तो उसमें भी आपकी आंख के सामने कि अब प्रेमचंद खड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं, अभी लोग आ रहे हैं, अभी महफिल नहीं सजी है, वहाँ से लेके सारे वाक़यात उन्होंने लिखने की कोशिश की है। तो ये रिपोर्टाज है और उर्दू में ये 2 रिपोर्टाज सबसे अहम माने गए। बड़ी इनकी कदर व कीमत है। जब आपको मौका मिलेगा पढ़िएगा तो आपको भी लगेगा कि उस महफिल में आप मौजूद हैं। ये बड़ी बात होती है कि कलम में ऐसी ताकत हो कि आप दूर बैठे हुए हैं लेकिन आपको महसूस हो जाए कि आप वहाँ मौजूद है और आपकी आँखों के सामने वाक़यात हो रहे हैं। तो ये कलम की ताकत होती है और इसी को रिपोर्टाज कहते हैं। और उर्दू में ये 2 रिपोर्टाज बहुत अहम हैं। कभी इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन होगा तो इसी से होगा। तो अब जाकर आपको जो उर्दू की अदबी असनाफ हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो गई। इससे ज़्यादा पे कभी कोई सवाल नहीं हो सकता है। तो ये जहन में आपको मुकम्मल तौर पर रख लेना है, रिवाइज करते जाइए, देखते जाइए। अब एक काम बच रहा है, कल हमने बता दिया था कि कवायद की थोड़ी सी चीज़ें बची हुई हैं और उर्दू के इम्पोर्टेंट राइटर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा, कि मतलब उनकी तारीख़ पैदाइश, वफ़ात, उनकी मशहूर किताबों के नाम। बस ये जल्दी जल्दी ये 20-25 राइटर्स के बारे में हम लोग अगर पढ़ लेंगे तो 20-25 में है कि 5-7 राइटर्स बिहार के, ये भी जो कुछ बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो वो भी ध्यान में रखना है। तो बिहार पर और 5 बिहार के राइटर्स का और 20 हम लोग पूरे मुल्क के राइटर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कि लिखते हैं तो एक कॉलम में उनके बारे में आ जाए, उतनी ही बातें। तो इतना कर लेंगे तो हमको लगता है कि आपको का कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और कुछ छूटने वाला होगा तो हम लोग जब टेस्ट लेंगे तो उसमें वो कवर हो जाएगा। टेस्ट रोज होते जाएगा और उसके बाद 2-4 टेस्ट पर एक दिन डिस्कशन उस पर हम कर लेंगे। तो इतने ही स्कीम ऑफ थिंग्स हैं और आप इसको ज़रा सा ठीक से आप लोग रिवीज़न का काम ठीक से कीजिएगा तो आपका छूटेगा नहीं। रिवीज़न में कोताही कीजिएगा तो छूटेगा। जिस तरह से मैथमेटिक्स बनाना है, मैथमेटिक्स की जिसको प्रैक्टिस नहीं रहेगी उससे फुल मार्क्स उसको नहीं मिल सकता है, लेकिन जो रोज़ बनाएगा, प्रैक्टिस रहेगी, उसको मिनिमम टाइम लगेगा और वो बना लेगा। तो उसी तरह से ये ऑब्जेक्टिव के लिए रटा नहीं जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप इसको कर सकते हैं। अब यह है कि कल हम नहीं पढ़ाएंगे, कल हम पटना में नहीं हैं और
परसों हमको आना है रांची से, तो सुबह सवेरे आना है। लेकिन अगर ये बताइए कि परसों नहीं पढ़ाएं तो काम चलेगा? क्योंकि अगर ट्रेन लेट हो गई मेरी तो सबको, वो तो 6:30 में उसका टाइम है, और हम तो 3 दिन आपको टाइम मिल जाएगा, उसके अगले दिन तो संडे ही है। तो जुमा शनिचर इतवार 3 दिन आप लोग थोड़ा आराम से सो के पढ़ने आइएगा यहाँ। हाँ, सब नींद नहीं आती है? बहुत अच्छा। अरे अभी नींद नहीं आएगी ना तो अगस्त के बाद अच्छे से सो गए और अच्छा बिस्तर मिलेगा। हाँ, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है कि सरकार भी तय किए हुई है कि इम्तहान हर हाल में इसी डेट पे लेना है। ये बहुत अच्छा है, नहीं तो आपका प्रिपरेशन गड़बड़ाता है। जैसे एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा ना, फिर सब आदमी उतने ही फिर सुस्त हो जाता है। कभी भी एग्जामिनेशन का डेट बढ़ने से स्टूडेंट को फ़ायदा नहीं होता है। उस ज़रा सा हो जाता आदमी के नफ्सियात है कि उसका माइंड थोड़ा स्लो हो जाएगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, हो गया ख़त्म। तो आप लोग भी ठीक से इसको कीजिए। हम लोग मंडे को फिर, अभी तो यही टाइम रहेगा ना? हाँ, तो बस आंख मलते हुए आ जाना।